बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 9 की न्यू इंग्लिश बुक का यूनिट 4 द ग्रेट विजनरीज। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। चलते हैं पहले अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। एक्सरसाइज 2 करेंगे हम। ये रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। हमें स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं जिन्होंने इन टॉपिक्स पर उनके बारे में लिखा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। नंबर 1 है पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ काइद, तो ये ताहिरा था स्टूडेंट का नाम। बी पर है फ़रहीन, जिन्होंने पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। और सी पर है द काइस एस्पायरेशंस फॉर द मुस्लिम, ये हुमा थी। डी पर है अल्लामा इकबाल एस्पायरेशन फॉर द मुस्लिम, ये ताहिरा ने कलेक्ट की थी इंफॉर्मेशन। ई पर है पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल, ये लुबना ने जमा की थी इंफॉर्मेशन। और लास्ट में है द काइस पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, ये ताहिरा थी। एक्सरसाइज 3 है रीड द टेक्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन देम। अब बुक में ये सारे वर्ड्स ढूंढने हैं आपको, उनको अंडरलाइन करना है। उसके बाद फिर क्या करना है। एक्सरसाइज 4 है वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, ईच स्टूडेंट शुड राइट 6 सेंटेंसेस इन देयर नोटबुक, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। अब ये पता नहीं क्या गुजर रही थी जिसने ये एक्सरसाइज बनाई है उसके दिमाग पर कि उसने ये बना दिया अजीबोगरीब। स्टूडेंट नंबर 1 शुड यूज़ वर्ड नंबर 1, 5, 9, 13, 17, 21 कि नंबर 1 जो है वो ये बनाएगा। एग्ज़ाम में अगर दूसरे आ गए सेंटेंसेस फिर वो क्या करेगा, तो आप तो सारे ही बना लें या जो दिल चाहे करें। उसके बाद ये सारे सेंटेंसेस बना के करना है। एक्सचेंज योर नोटबुक विथ ईच अदर, रीड ऑल द सेंटेंसेस रिटन बाय योर ग्रुप मेंबर्स, गिव क्रिटिकल फीडबैक। अच्छा, ये सारी फजूल बातें हैं, अगर आपस में ही चेक करना है टीचर की क्या ज़रूरत है। कुछ भी लिख दें और सब एक दूसरे को गुड दे दें। ठीक है, हम चलते हैं अपने मीनिंग और सेंटेंसेस की तरफ, क्योंकि सेंटेंसेस भी बनाने हैं इसमें हमें। नंबर 1 है अकम्पलिशमेंट, कामयाबियाँ या कारनामे। इसका है हर फैमिली इज़ प्राउड ऑफ हर एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स, उसके ख़ानदान को उसकी तमाम तालीमी कामयाबियों पर फ़ख्र है। फिर है एक्यूमेन, जहानत। मीनिंग है इसकी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। कैपेबल लायर्स विद बिजनेस एक्यूमेन आर वैल्यूएबल टू एनी फर्म, कारोबारी जहानत के हामिल वकला को किसी भी फर्म के लिए कीमती होते हैं। फिर है एस्पायरेशन, यह है ख्वाहिश, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। शी हैज़ एन एस्पायरेशन टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश रखती है। कल्मिनेटिंग, इख्तिताम पजीर, रिजल्टिंग इन अचीविंग व्हाट इज़ वांटेड। द कॉन्सर्ट विल कल्मिनेट विथ ह्यूज फायरवर्क्स, कॉन्सर्ट ज़बरदस्त आतिशबाजी के साथ इख्तिताम पजीर होगा। फिर है डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक, डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट पीपल। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कलर, रंग की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। फिर है डिस्टिंक्शन, फ़र्क, डिफरेंस। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू डिज़ाइंस, दोनों डिज़ाइनों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर है डायनेमिक, मुतहर्रिक, हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। कायदे आज़म वाज़ा डायनेमिक एंड एम्बिशियस लीडर, कायदे आज़म एक मुतहर्रिक और पुरजोश रहनुमा थे। फिर है एनविजन्ड, तसव्वुर किया गया, इमेजिन्ड एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। शी एनविजन्ड अ बेटर लाइफ फॉर हर सेल्फ इन द फ्यूचर, उसने मुस्तक़बिल में अपने लिए बेहतर ज़िंदगी का तसव्वुर किया था। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, रहनुमा उसूल। रूल्स दैट टेक द डायरेक्शन one takes. Fairness and equality are better guiding principles. इंसाफ और मुसावात बेहतरीन रहनुमा उसूल हैं। फिर होमेज, खराज अक़ीदत पेश करना।
something said or done to show great respect. We pay homage to our great leaders every year. हम हर साल अपने अजीम कायदीन को खराज अक़ीदत पेश करते हैं. Impartiality, गैर जानिबदारी. Equal treatment, not favoring any one person. Impartiality is essential to judge. To a judge. जज के लिए गैर जानिबदारी ज़रूरी है. फिर है implement, अमल दरामद करना. Putting into effect. The government failed to implement the plan. हुकूमत मंसूबे पर अमल दरामद करने में नाकाम रही. फिर है प्लूरलिस्टिक, मिलजुल कर रहने वाला. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव टुगेदर इन पीस. आवर ऑब्जेक्टिव इज़ अ फ्री, ओपन एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. हमारा मकसद एक आज़ाद, खुला और मिलजुल कर रहने वाला मुआशरा है. फिर है पोलराइजेशन, तफरीक़ या अलहदगी. सेपरेशन इनटू टू अपोजिट ग्रुप्स. There is increasing polarization between the rich and the poor in Pakistan. पाकिस्तान में अमीर और गरीब के दरमियान तफरीक बढ़ रही है. फिर है प्रिवेल, गालिब या राइज होना. वाइड स्प्रेड. जस्टिस विल प्रिवेल ऑल ओवर पाकिस्तान सून. जल्द पूरे पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा या इंसाफ राइज होगा. फिर है प्रोपोनेंट, हामी, a person who supports a cause. I am a proponent of justice and fairness. मैं अदलो इंसाफ का हामी हूँ. फिर है क्वेस्ट, जस्तुजू या तलाश, सर्च. They went to the jungle on a quest for treasure. वो ख़जाने की तलाश में जंगल में गए. फिर है रिकॉल, रिमेंबर, याद करना. He wanted to send him a letter but couldn't recall his address. वो उसे ख़त भेजना चाह रही थी लेकिन उसका पता याद नहीं कर पा रही थी. फिर है स्ट्रेट फास्टनेस, साबित कदमी, इस्तिकामत. फर्मली स्टेइंग ऑन वन पाथ. आई रिक्वेस्टेड दैट अल्लाह ग्रांट यू स्ट्रेट फास्टनेस इन द रिलीजन. मेरी दुआ है अल्लाह आपको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए. फिर है ट्रांसफॉर्म, तब्दीली, चेंज इनटू समथिंग एल्स. अ लिटिल पेंट विल ट्रांसफॉर्म दिस ओल्ड कार इनटू अ न्यू वन. थोड़ा सा रंग, थोड़ा सा पेंट इस पुरानी कार को नई गाड़ी में तब्दील कर देगा. फिर है अनडिज़ायर्ड, नाकाबिल कबूल या नापसंदीदा. अनएक्सेप्टेबल, अनवेलकम. ब्राइबरी इज़ अनडिज़ायरेबल इन इस्लामिक सोसाइटी. रिश्वत इस्लामी माशरे में नापसंदीदा है. फिर है अनपैरेलल्ड, बेमिसाल. सो ग्रेट दैट देयर इज़ नथिंग एल्स लाइक इट. हर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ अनपैरेलल्ड. तारीख़ के बारे में उसका इल्म बेमिसाल है. फिर है वर्सटाइल, बासलाहियत. मूविंग ईजीली फ्रॉम वन सब्जेक्ट, स्किल और ऑक्यूपेशन टू अनदर. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एथलीट्स इन द वर्ल्ड. वो दुनिया के सबसे ज़्यादा बासलाहियत खिलाड़ियों में से एक है. फिर है विक्टिमाइजेशन, गैर मुनसिफाना तकलीफ़ का निशाना बनाना. अनफेयर सफरिंग. द चांसेस ऑफ विक्टिमाइजेशन आर हायर इन सम सिचुएशंस. कुछ हालात में गैर मुनसिफाना तकलीफ़ का निशाना बनाने के इम्कान ज़्यादा होते हैं. एक्सरसाइज 5 है टिक द करेक्ट कॉलम फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन इन द टेबल. टेबल में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें टिक लगाना है. ट्रू है तो ट्रू में और फॉल्स है तो फॉल्स में टिक लगाना है. नंबर 1 है जिन्ना वांटेड मुस्लिम टू हैव मोर राइट्स इन पाकिस्तान. ये फॉल्स है. वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो भी पाकिस्तान में रहता था उसके लिए राइट्स चाहते थे, तो ये गलत है. जोया एंड अंबर ऑफर टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अल्लामा इकबाल. ये भी फॉल्स है. 3 है कायदे आज़म फर्स्ट ज्वाइन द कांग्रेस एंड देन द मुस्लिम लीग. ये ठीक है, ट्रू में आएगा. फिर है बोथ कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल वर बैरिस्टर्स. दोनों वकील थे. सही है, ये बैरिस्टर थे. 5 है अल्लामा इकबाल रोड 2 लेटर्स टू कायदे आज़म इन 1938. तो ये फॉल्स में आएगा. लास्ट है इन हिज लेटर ही सेड दैट मुस्लिम शुड डिमांड अ सेपरेट स्टेट. तो ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने अपने खुतबे में अलग स्टेट का मुतालबा किया था, ख़त में नहीं.
एक्सरसाइज 6 है द फॉलोइंग टेबल्स have quotes from the speech of Quaid-e-Azam and Allama Iqbal. The first pact of each quote is in table A and the second pact in table B. Work in pairs and complete the quotes. Write the alphabet in the answer column in table A. The first one has been alone as an example. Now work in pairs and find out who said these words. Write Q for Quaid-e-Azam and A for अल्लामा इकबाल इन द पर्सन कॉलम एंड टेबल बी। अब आपको ये बताना है टेबल ए में आधा कोड दिया है, उसको टेबल बी के कोड से हमें मिलाना है कि किससे मिलके ये पूरा हो रहा है और हमें यहाँ लिखना है। और बी में हमें करना है कि जिसने भी ये कहा है स्टेटमेंट दिया है उसका अल्लामा इकबाल है तो ए लिखेंगे और क़ायद-ए-आज़म है तो क्यू लिखेंगे। तो नंबर 1 है यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये डी है इसका, तो ये इसमें पूरा हो रहा है। फिर 2 है टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर, इसका एफ आएगा। एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक। और फिर 3 है द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, ए आएगा, इज़ इन नो वे विदाउट जस्टिस। नंबर 4 है ए डिफ़िकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम, ई है दैट हैज़ सेव्ड मुस्लिम एंड नॉट मुस्लिम दैट हैव सेव्ड इस्लाम। और नंबर 5 है माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी, ये सी आएगा, जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी। फिर है 6 पर आई एम श्योर दैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड, ये है टू पाकिस्तान बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट है वी आर ऑल सिटीजन्स, और इसका बी है एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट। उसके बाद बी में हमें बताना है किसने कहा है, तो जो ए है ये अल्लामा इकबाल ने कहा है, बी में क़ायद-ए-आज़म, सी भी क़ायद-ए-आज़म है, डी भी क़ायद-ए-आज़म ने कहा है, और ई में अल्लामा इकबाल ने ये कोट कहा है, और एफ़ जो है ये क़ायद-ए-आज़म ने कहा है, और जी भी क़ायद-ए-आज़म का कोट है ये। फिर है एक्सरसाइज 7, फिर है गो बैक टू एक्सरसाइज 6 एंड फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर दीज वर्ड्स स्पोकन। आफ्टर दिस राइट 7 कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक लाइक दिस। अब इन्होंने कहा है एक्सरसाइज 7 में जो भी कोड्स हैं ये पूरे जो हैं ये इनको देखें और बताएं, इनको इस तरह लिखना है। नंबर 1 इन्होंने हल करके दिया है। ऑन अगस्त 1947 इन द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ पाकिस्तान द क़ायद-ए-आज़म सेड दीस वर्ड। हमें सिर्फ ये सन बताना है, हमें किस सन में ये कहा गया है और लिखना है हमें पूरी तरह। तो जो 2 है 1938 में ये मैसेज अल्लामा इकबाल की डेथ पे क़ायद-ए-आज़म ने कहा था ये वर्ड। और 3 है 1930 एट द इलाहाबाद मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अल्लामा इकबाल सेड दिस वर्ड। इन 1930 एट द इलाहाबाद मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अल्लामा इकबाल सेड दिस वर्ड। दोनों अल्लामा इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद के खुतबे में कहे थे ये। नंबर 5 और ये जो 5, 6 और 7 ये सब क़ायद-ए-आज़म ने कहे थे अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ख़िताब के दौरान ये ऐसे अल्फाज कहे थे। एक्सरसाइज 8 है वर्क इन पेयर्स एंड ओरली डिस्कस द रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब रीज़न ढूंढना है कि ये क्यों कहे थे उन क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने। आफ्टर यू हैव डिस्कस द रीज़न रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोबारा लिखना इन स्टेटमेंट को अगर जब आपको रीज़न आ जाए अपनी नोटबुक में और रीज़न बताना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने पहला हल कर दिया है। नंबर 1 है जिन्नाज़ अचीवमेंट इज़ अनपैरेलल्ड इन रिसेंट हिस्ट्री। तो अब इसका इन्होंने लिखा है बिकॉज अनलाइक मोस्ट अदर लीडर्स who only freed their countries from foreign rule, he not only got freedom but also managed to create a new state for the Muslims. अब इन्होंने कहा है कि क्यों इनको कहा है कि इनकी जो अचीवमेंट हैं ये बेमिसाल हैं, इसलिए
कि दूसरे लीडरों की तरह उन्होंने सिर्फ अपना मुल्क गैरों से आज़ाद नहीं कराया, बल्कि आज़ादी के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के लिए एक नई स्टेट भी, नई रियासत भी कायम की। टू है द कायद वाज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ आल फेथ। कायद आज़म को तमाम जो अकीदों के लोग थे उनकी इज्जत करते थे, ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आल फेथ एंड रिलीजन्स। फिर है नंबर 3, कायद आज़म लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज ही सेंस्ड that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent toward Hindu-Muslim polarization, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो हिंदू और मुसलमानों में दूरियां या तफरीक पैदा कर रही थी। फिर नंबर 4 है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय द ब्रिटिश एंड द हिंदूज, कायद आज़म सक्सीडेड इन क्रिएटिंग पाकिस्तान बिकॉज ही फॉट एंड स्ट्रगल्ड रिलेंटलेसली टू अचीव हिज गोल। क्योंकि उन्होंने सख्त मेहनत की थी, इसलिए हिंदू और ब्रिटिश दोनों से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान बनाया। नंबर 5 है अल्लामा इकबाल कुड पॉइंट आउट सम ऑफ द डिफेक्ट्स इन द फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द वेस्ट। अल्लामा इकबाल ने मगरिब के फिलोसफिकल सिस्टम में कुछ खराबियाँ ढूंढी थी, डिफेक्ट्स उनको मालूम हुए थे। बिकॉज अ वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लाम, क्योंकि जो वेस्ट का जो मगरिब का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। एंड इट इज़ लीडिंग ह्यूमैनिटी टुवर्ड डिस्ट्रक्शन, और ये जो निज़ाम है ये ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को तबाही की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान में हमने इनका वेस्टर्न निज़ाम, सियासी निज़ाम अपनाया हुआ है कि वोट दे के लोगों को वो चुनते हैं और वो हम पे हुकूमत करते हैं, तो ये चीज़ सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रही है हमारे मुल्क को भी और आवाम को भी। तो ये चीज़ अल्लामा इकबाल ने पॉइंट आउट की थी कि ये निज़ाम ख़राब है, गलत है। नंबर 6 है डॉक्टर इकबाल डिड नॉट सीक री इलेक्शन टू द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर अल्लामा इकबाल ने दोबारा पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में दोबारा इंतखाब नहीं लड़ा, क्योंकि बिकॉज ही वाज सर्विंग द मुस्लिम लीग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्योंकि वो मुस्लिम लीग में खिदमत अदा कर रहे थे पंजाब ब्रांच में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पंजाब ब्रांच में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, इसलिए दोबारा उन्होंने पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया था। नंबर 7 है वन ऑफ इकबाल्स बिगेस्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इज़ हिज इलाहाबाद एड्रेस, बिकॉज इन दिस एड्रेस ही मेड अ डेफिनेट डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया। इनका सबसे जो बड़ा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, अल्लामा इकबाल का जो हिस्सा है सियासी तौर पे, वो है इलाहाबाद का उनका खिताब, क्योंकि उसमें उन्होंने एक अलग मुल्क की मुसलमानों के लिए, साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग की थी, उन्होंने ये ख्याल पेश किया था। नंबर 8 है अल्लामा इकबाल वांटेड द मुस्लिम टू पुट देयर फेथ इन इस्लाम। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम पे अपना ईमान रखें, अपना अक़ीदा मजबूत रखें, बिकॉज ही बिलीव दैट एट डिफ़िकल्ट मोमेंट इन हिस्ट्री इट वाज इस्लाम दैट सेव मुस्लिम, क्योंकि अल्लामा इकबाल का ख्याल था कि हिस्ट्री के तारीख़ में जब भी मुसलमानों पे मुश्किल वक्त आया तो इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया। उनका ख्याल था कि मुसलमानों ने इस्लाम को नहीं बचाया, बल्कि इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया। जब भी मुश्किल वक्त आया इस्लाम ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया, और इस वजह से ही मुसलमान मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और कामयाबी हासिल की। फिर है यूनिट 4.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस है, इसमें है ये हमें एक्टिव और पैसिव बता रहे हैं, तरीक़ा इन्होंने दिया हुआ है, मेरे ख्याल में पहले भी किया है हमने। पैसिव में वर्ब जो होगा बी प्लस पैसिव पार्टिसिपल इज क्लीन वर्ड गिवन वगैरह हो जाएगा। और टेंस इन्होंने दिए हैं, इन टेंस में जो एक्टिव होगा इस तरह वर्ड यूज़ होंगे और पैसिव में जाके इस तरह यूज़ होंगे। गिव है तो इज गिवन हो जाएगा सिंपल टेंस में, और कंटिन्यूस होगा तो इज गिविंग के बजाय इज बीइंग गिवन हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ गिवन के बजाय हैज़ बीन गिवन हो जाएगा, और पास्ट सिंपल में गिव के बजाय वाज गिवन हो जाएगा, और
पास्ट कंटिन्यूस में वाज गिविंग की बजाय वाज बीइंग गिवन हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट में हैड गिवन की बजाय हैड बीन गिवन हो जाएगा। अब इन्होंने एक्सरसाइज दी है, वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव। यूजिंग द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स राइट द करेक्ट न्यूज़ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। तो जो इन्होंने हमें वर्ब दिया है उसको पैसिव में चेंज करके लिखना है। The northern part of the country was hit by a massive earthquake this morning. The entire infrastructure had been damaged very badly. The roads had been broken, the telephone lines had been destroyed, and the mobile service is disturbed. The people were scared as many aftershocks were expected. Food, water and medical aid were being rushed to the area. An appeal was made by the government asking people not to panic. Work was being done by the army to enable reaching of aid to the remote areas. Funds were being released by the government to help people in this hour of grief. फिर एक्सरसाइज 3 है, read the following story, then work with a partner and orally complete Samina's report to the police using the passive form. Use the verb from the story. Write the complete report in your notebook. तो ये स्टोरी पढ़नी है जो पुलिस को बयान दिया है समीना ने और उसको पैसिव फॉर्म में लिखना है। Samina hired a new servant. He asked her to submit a copy of her identity card. The servant gave her a copy. She gave her someone else's card. Unfortunately, Samina did not check at all the details. After a few days, the servant asked for a loan. Samina refused to give her a loan. The following week, the servant told her a sad story and again asked for some money. She told the servant not to come to work. From the next day, when Samina went to her room after a couple of hours, she found it in a mess with all her things on the floor. The servant had emptied her cupboard. She had taken away all the money and the jewelry. This is what Samina said to the police when they asked her for details. अब हमें ये लिखना है पैसिव फॉर्म में। A new servant was hired by me. She was asked to submit a copy of her identity card. A copy was given by her. I was given someone else's card to me by her. Unfortunately, the details were not checked by me. After a few days, I was asked by the servant for a loan. The loan was refused to give by me. The following week, I was told a sad story by the servant and again I was asked for some money. The servant was told not to come to work from the next day. When I went to my room after a couple of hours, it was found in a mess with all the things on the floor. The cupboard had been emptied by her. All the money and the jewelry had been taken by her. आगे हैं prefixes. We sometimes add a pair of group of alphabets at the beginning of a word to add something to the meaning of a word. These are called prefixes. तो इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि वर्ड से पहले यूज़ करते हैं जो हम और नया वर्ड बना लेते हैं, मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो एग्जाम्पल है री, ट्राई और मिस स्पेल वगैरह वगैरह। एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द प्रीफिक्स री with the appropriate given words. One has been done as an example. तो इन्होंने कहा है कि री हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है इन वर्ड्स में और नीचे भरना है हमें ब्लैंक्स। और नंबर 1 इन्होंने कर दिया है, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिक्लेम लैंड फ्रॉम द सी इन कराची। इधर से वर्ड देखना है, क्लेम यूज़ करके रिक्लेम बनाया है। नंबर 2 है, द कंपनी हैड टू रीप्रिंट दिस बुक 3 times. Number 3 है, I advise my friend to reapply for a teaching position in our school. Number 4 है, my father likes to retell his childhood story to his grandchildren. Number 5 है, Saira and Khalida decided to rearrange the furniture in their room. Number 6 है, the teacher told the class to redo the exercise. तब में हमने reuse किया इन वर्ड्स में। B है, fill the blanks in the following exercise by using the prefix मिस विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए हैं, हमें इनके साथ मिस से यूज़ करके प्रीफिक्स यूज़ करना है और ब्लैंक्स भरनी है। नंबर 1 है, व्हेन चिल्ड्रन मिसबिहेव दे आर ऑफन
punished by their parents. 2 है my brothers always misplace their mobile phones. Number 3 है there is a mismatch between their income and expenditure. Number 4 है many people misunderstand their leader's message. And number 5 है it is not right to mistreat servants. फिर C है fill in the blanks in the following exercise by using the prefix enter with the appropriate given words. ये words दिए हैं, इनके साथ enter यूज़ करना है हमें. The intercity bus service is very good in some countries. There is more international travel today than about 50 years ago. Number 3 है for success in any work good interpersonal skills are needed. Number 4 है the quality of goods and their price are interdependent. और नंबर 5 है interfaith understanding is very important for peace in the world. फिर है यूनिट 4.4 राइटिंग है पैराफ्रेजिंग अ पोएम. तो पोएम को पैराफ्रेज करना है. एक्सरसाइज 1 है अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोएम. पहले अंडरलाइन करना है. ये अल्लामा इकबाल की पोएम लब्याती का इंग्लिश इसकी ट्रांसलेशन है और ये वर्ड को हमने अंडरलाइन तो नहीं किया है लेकिन आप अंडरलाइन कर लेना. और उसके बाद वर्क विद द पार्टनर एंड डिस्कस द पॉसिबल मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. फिर मीनिंग इनकी लिखनी है. लुक अप दीज वर्ड्स इन द ग्लोसरी एट द एंड ऑफ द बुक टू सी इफ़ यू हैव गेस द करेक्ट मीनिंग. और फिर इनकी मीनिंग गेस करके पहले गेस करना है फिर मैच करना है. तो मीनिंग ये है लॉन्गिंग तमन्ना या आरजू, डीप फेल्ट विश डिसायर, सप्लीकेशन दुआ, हम्बल रिक्वेस्ट प्रेयर, स्पार्कलिंग चमकने वाला शाइनिंग, अटेन पूरा करना, सक्सीड इन गेटिंग, एलिगेंस कशिश या खूबसूरती अट्रैक्टिवनेस. फिर है मौत परवाना अ फ्लाइंग इंसेक्ट दैट इज़ अट्रैक्टेड टू लाइट. फिर है सपोर्टिव सहारा देने वाला, गिविंग हेल्प एंड सिंपैथी. फिर है सफरिंग तकलीफ, पीपल हैविंग फिजिकल और मेंटल पेन. एक्सरसाइज 2 है नेक्स्ट पैराफ्रेज ईच couplet 2 lines in a poem of the following famous poem of Allama Iqbal. The first couplet has been paraphrased for you. तो हमें पैराफ्रेज करना है 2 लाइनों को 2 करके. ओ अल्लाह आई प्रे दैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैंडल, थ्रू माई लाइट should the world's darkness vanish and every corner of the world sparkle with my light. फिर नंबर 3 है थ्रू मी माई मदरलैंड अचीव ग्रेस जस्ट लाइक अ गार्डन अचीव ग्रेस फ्रॉम अ फ्लावर. 4 है आई प्रे दैट जस्ट लाइक अ मॉथ आई हैव अ लव फॉर द लैम्प ऑफ नॉलेज. नंबर 5 आई प्रे दैट आई बिकम caring for the poor and the miserable. Number 6 है ओ गॉड सेव मी फ्रॉम विकेट एंड शो मी द राइट पाथ. एक चीज़ याद रखें कि पैराफ्रेजिंग जो है पोएम की या किसी भी चीज़ की किसी लेसन की वो समरी नहीं होती, बल्कि पैराफ्रेजिंग ये होती है कि किसी भी चीज़ के मायने वाज़े करने के लिए मुख्तसर और आसान अल्फाज में उसको बयान करें. यानी कि दूसरे के जो ख़यालात होंगे उनको अपने अल्फाज में बयान करना है सीधे सादे तरीक़े में. तो अल्फाज बदलने के लिए सिनोनियम यूज़ करते हैं हम, और जिस तरह बस शेर है उसको अपने अल्फाज में हमने बयान कर दिया है. जैसे ऊपर आपने देखा होगा कि इनका पहला शेर क्या है, इन्होंने क्या लिखा है, माई लॉन्गिंग कम्स टू माई लिप्स एज सप्लीकेशन ऑफ माइंड और गॉड में लाइक द कैंडल बी द लाइफ ऑफ माइंड. तो इसको हमने क्या किया, इन्होंने यहाँ थ्रू मी माई ये है ओ अल्लाह आई प्रे दैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैंडल, और थ्रू माई लाइट शुड द वर्ल्ड डार्कनेस वैनिश एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड स्पार्कल विद माई लाइट. तो बिल्कुल सीधे सादे अल्फाज में सिनोनियम यूज़ कर लिए और बिल्कुल सादे अल्फाज में इसको बयान किया है. और समरी इस तरह नहीं होती, समरी को हम वजह से बयान करते हैं. अब एक्सरसाइज 3 है राइट द पैराफ्रेज्ड पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक. तो अब इस पोएम को जो अल्लामा इकबाल की पोएम की ट्रांसलेशन है लप्याती, इसको पैराफ्रेज करना है. तो बिल्कुल सादा अल्फाज में करेंगे और सिर्फ एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है. तो ये है ओ अल्लाह आई प्रे दैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैंडल, द वर्ल्ड्स डार्कनेस शुड वैनिश थ्रू माई लाइट and every corner of the world should sparkle with my light. My country gets honor and dignity through me just as a flower give beauty to a garden. I pray that just like a moth I will have a love for the lamp of knowledge and become caring for the poor and the miserable.
और गॉड सेव मी फ्रॉम द विकेड एंड शो मी द राइट पाथ। यानी ए अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी शम्मा की तरह हो, दुनिया की तारीकी मेरी रोशनी से ख़त्म हो जाए और दुनिया का हर गोशा मेरी रोशनी से जगमगा उठे। जिस तरह एक फूल बाग को खूबसूरती देता है, इसी तरह मेरे मुल्क को भी मेरे ज़रिए इज़्ज़त और वक़ार मिले। मेरी दुआ है कि एक परवाने की तरह मुझे इल्म के चिराग से मोहब्बत हो जाए और मैं गरीबों और दुखियारों का ख्याल रखने वाला बन जाऊँ। ए अल्लाह मुझे बुरे लोगों से बचा और मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो ये थी इसकी पैराफ्रेजिंग। लास्ट में है राइटिंग 4.4 एप्लीकेशन है। ऑन अ शीट ऑफ पेपर राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अलाउ योर क्लास टू विजिट द कराची म्यूज़ियम, फॉलो द सैम्पल गिवन बिलो। इन्होंने हमें एक सैम्पल दिया था ईमेल का, और ईमेल ये याद रखें, ईमेल ख़त की तरह नहीं लिखी जाती। ख़त पुराने ज़माने में लिखा जाता था और वो अच्छा खासा डिटेल में होता था, क्योंकि वो महीने में लिखते थे ख़त या महीनों में लिखते थे, तो अच्छी खासी डिटेल देते थे। हम उसमें पूरी हर चीज़ बताते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबकी खैरियत पूछते थे। ईमेल क्योंकि चंद सेकंड में पहुंच जाती है, इंसान जवाब भी उसका चंद सेकंड में या एक दिन में दे देता है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लिखी जाती। ईमेल बस मुख्तसर होती है। और वैसे ईमेल तो खैर कौन कर रहा है आजकल, ऑफिस में होती है। खैर ये हमें ईमेल लिखनी है, तो जो उन्होंने हमें पैटर्न दिया था सैम्पल, बिल्कुल उसी तरह सीधा हमने उसी तरह लिखा है। द प्रिंसिपल, क्लास 9th, ABC स्कूल कराची, डियर सर, with due respect I beg to say that quite a large number of students in our class wish to visit the Karachi Museum. We hope that this visit will be very useful for us to learn something about our history. Kindly consider our request and allow our class to go on this trip. We will remain grateful to you. Thanking you sincerely. अब यहाँ साइन है तो साइन करना है XYZ और स्टूडेंट क्लास, और ये जो इन्होंने पैटर्न दिया है हमने उसी तरह अपना ईमेल लिखा है। ये हुई हमारी एक्सरसाइज पूरी यूनिट 4 की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।